नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद आज नमन करता हूँ उस महापुरुष को जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, समाज के वंचित और कमज़ोर वर्ग के लिए बिता दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था और वो भी अछूत जाति में। अंदाज हम लोग कर सकते हैं कि जब आज भारतीय समाज में इतना विद्वेष है, आज भी जातिगत भावना जिस रूप में है, उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। फिर भी उनके पिता ने चाहा कि मेरा बेटा पढ़े, उन्हें स्कूल भेजा गया। उन्हें अपने बैठने की चटाई भी अपने साथ लेकर जानी पड़ती थी। उन्हें अन्य अछूत विद्यार्थियों के साथ बैठना पड़ता था। उन्हें स्कूल में जो पानी होता था उसे छूने की अनुमति नहीं थी। अंदाज हम कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया होगा, लेकिन फिर भी वो डिगे नहीं, वो पढ़ाई की ओर उन्मुख रहे। बाद में उन्होंने हाई स्कूल की भी परीक्षा पास की और अंततोगत्वा बड़ौदा स्टेट के स्कॉलरशिप पर वे अमेरिका पढ़ने गए। अमेरिका के बाद इंग्लैंड भी पढ़ने आए। उन्होंने ऊंची से ऊंची डिग्री हासिल की। उन्होंने कुछ दिन बड़ौदा स्टेट में नौकरी भी की। उन्होंने वकालत भी मुंबई में, तत्कालीन बम्बई में उन्होंने वकालत भी की और निश्चित रूप से वो उस समय से ही समाज के कमज़ोर वर्गों के हित में वो लगे रहे और उनके लिए सतत जागरूक रहे। इनके बस चूँकि इनके संबंध में न तो इनकी जीवनी किन्हीं को बतलाने की ज़रूरत है, न इनके जीवन संघर्ष को बहुत बतलाने की ज़रूरत है, लेकिन इतना तो कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का निर्माण हो रहा था, उस वक्त भी इन्होंने जो सुझाव दिया था वो अस्पृश्यता के संबंध में, अनटचेबिलिटी के संबंध में उन्होंने दिया था। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की भी मांग की थी, जो रिजर्वेशन की अलग से व्यवस्था थी। इसके बाद उनका संपर्क तत्कालीन कोल्हापुर स्टेट के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज से हुआ और छत्रपति साहू जी महाराज ने भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की क्षमता को देखते हुए, उनकी विद्वता को देखते हुए उनको सहयोग उन्होंने किया और उनका जो मूक नायक बहुत ही इम्पोर्टेंट साप्ताहिक पत्रिका था, उसके प्रकाशन में उन्होंने योगदान दिया। और उसके बाद फिर वो पीछे मुड़कर उन्होंने देखा भी नहीं। अंदाज हम कर सकते हैं कि आज जब रामचरितमानस की 1-2 चौपाई की चर्चा कर दी जाती है, तब तो फरमान आने लगता है न केवल संतों का, वरन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के कुछ नेताओं का भी, वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। उस पर कुछ संतों के द्वारा तो जीभ काटने की धमकी दे दी जाती है और तरह तरह की बातें की जाती है। ये नहीं सोचते कि जो गलतियां हैं उस समय के लिए जो भी रहा हो, लेकिन आज बहुजन समाज उसे एक गाली के रूप में लेता है। तो इसमें सुधार करने की बात कीजिए ना। अब आप अंदाज कीजिए कि अम्बेडकर साहब ने कितनी बड़ी हिम्मत दिखलाई होगी जब उन्होंने 1927 में खुलेआम मनुस्मृति को जलाकर संदेश दिया पूरे देश में कि मनुस्मृति इस देश के बहुजन समाज के विरुद्ध है और मनुस्मृति किसी भी हाल में जो
पिछड़ी जमात है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, उनके लायक नहीं है वो उनका विरोधी है, उनके लिए अलग से व्यवस्था रखता है, छुआछूत को बढ़ाता है, उनके लिए अलग कायदा कानून बनाता है, और उसको उन्होंने 1927 में चलाया। साइमन कमीशन को भी उन्होंने, भले साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन धारा के विपरीत जाकर उन्होंने साइमन कमीशन को भी उन्होंने अपने सुझाव दिए। और जब ब्रिटिश सरकार ने सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान करने की बात की, तो गांधी जी जो उस वक्त पुणे जेल में थे, वे अनशन पर बैठ गए। गांधी जी का ये कहना था कि इससे हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाएगा, हिंदू धर्म में विभाजन होगा। और अंबेडकर साहब को चूँकि गांधी जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, और वैसी परिस्थिति में वे एक टेबल पर बैठने को तैयार हुए, और वहाँ पर वार्ता हुई जो 1932 में ये हुआ है, 25 सितंबर 1932, वो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह मानना होगा कि इसमें जो प्रोविज़न हुआ कि लेजिस्लेचर में डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन होगा अलग से, यही आधार बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रिजर्वेशन का डिप्रेस्ड क्लास के लिए, और यही आधार बना जब देश स्वतंत्र हुआ और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी बनी वो 7 सदस्यों की, उसका की अध्यक्षता का भार इनकी विद्वता को देखते हुए, इनकी काबिलियत को देखते हुए अम्बेडकर साहब को दिया गया। और उसमें प्रावधान किया गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से, जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए भी, और विधानसभा और लोकसभा में उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने के लिए भी। और पिछड़े वर्गों के लिए जो आर्टिकल 64 है, ये आया उनके सरकारी नौकरियों के लिए, भविष्य के लिए था। तो निश्चित तौर पर ये संघर्षरत रहे वंचित समाज के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए। और आज जो आरक्षण है, चाहे वो लेजिस्लेचर में हो या सरकारी नौकरियों में है, उनका सबसे बड़ा योगदान निश्चित तौर पर, चूँकि संविधान बनाने की जिम्मेवारी वाली जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इन पर, इनके कंधे पर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व था। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि न केवल ये नेता के रूप में रहे, ये इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। इनका अध्ययन इतना बड़ा था कि ज़रूरत है आज समाज में उनके सारी रचनाओं को लोग बारी बारी से पढ़ें, ताकि वो समझ सकें कि समाज की वास्तविक स्थिति उस समय क्या थी। लेकिन उन्होंने जो हिंदू धर्म की स्थिति देखी, एक जगह उन्होंने कहा था कि जन्म लेने पर तो मेरा वश नहीं था कि मैं किस धर्म में जन्म लूँगा, लेकिन हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया, लेकिन हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं। और 1956 में मृत्यु से 2 माह पहले, जो 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस है अम्बेडकर साहब का 1956, उसके 2 महीना पहले अक्टूबर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनकी 22 प्रतिज्ञाएँ आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको जानना चाहिए लोगों को कि उनकी 22 प्रतिज्ञाएँ क्या थी। और मैं आज के दिन सिर्फ समाज के, इस देश के वंचितों से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों से, अक़लियत के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि उनकी जो एक महत्वपूर्ण, उनका जो स्लोगन था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये उनका बहुत बड़ा स्लोगन है। इस 3 कार्य में ही आप समाज का भला कर सकते हैं और अंततः आप देश का भला कर सकते हैं। हमें हमेशा उनके द्वारा दिखाए गए जो रास्ते हैं, उस पर हमें समाज को चलाने के लिए प्रयासरत अपना जो योगदान दे सकते हैं वो करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।